बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर हैदर फ़ारूक और आज एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं। टॉपिक का नाम है डिमांड। डिमांड इकनॉमिक्स की बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है। डिमांड और सप्लाई इकनॉमिक्स के जो बेसिक्स हैं वो डिमांड और सप्लाई से शुरू होते हैं और बल्कि इकनॉमिक्स ख़त्म ही इन टॉपिक्स पे ही होता है। तो डिमांड और सप्लाई इकनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है इसकी। जब भी कोई टॉपिक आप डिस्कस करते हैं तो उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं पे डिमांड और सप्लाई का ज़िक्र होगा। तो आज हम इस लेक्चर में जनरल जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिमांड हैं या बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिमांड है उसको डिस्कस करते हैं और फिर नेक्स्ट में हम लॉ ऑफ डिमांड की तरफ जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर। तो वैसे भी जब हम अपनी स्टूडेंट से पूछते हैं कि डिमांड किसे कहते हैं या जनरली हम किससे पूछते हैं डिमांड किसे कहते हैं, तो वर्ड की मीनिंग उसकी जो जहन में क्लिक होना शुरू हो जाती है। तो उसकी जहन में नीड्स के डिमांड नीड्स से होके निकला है या डिमांड जो है वांट्स से होके निकला है या विशेस हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं या विलिंगनेस हैं, नेसेसिटीज़ हैं। इन चीज़ों से डिमांड डिराइव्ड है, यानी नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, वांट्स, विलिंगनेस, नेसेसिटीज़। तो ठीक है, डिमांड में इन सब चीज़ों की कंट्रीब्यूशन है और इन चीज़ों से डिराइव्ड भी है। इन चीज़ों की इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, यानी जब भी एक कंज्यूमर डिमांड की तरफ जाता है या कोई चीज़ डिमांड करता है या कंज्यूम करता है या ख़रीदता है तो इन चीज़ों के बेस पे करता है। उसको एक चीज़ की ज़रूरत होगी, उसकी नेसेसिटीज़ होगी। लेकिन कभी कभार इस तरह भी होता है कि कुछ लोग जो उसकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं वो भी ख़रीद लेते हैं, उसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है तब भी ख़रीदते हैं। तो इसी तरह है, डिमांड उन चीज़ों से होकर निकला है। लेकिन जब हम इकनॉमिक्स में प्रॉपर डिमांड को एक्सप्लेन करते हैं तो उसके लिए कुछ क्वालिटी वर्ड्स या द कम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी वर्ड्स जो कि उस पूरी एरिया को वो कंप्लीट करें या उसको कवर कर दें। तो डिमांड की जो इकनॉमिक्स में डेफिनेशन है, डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट दैट परचेजर्स या दैट कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल टू बाय एट वेरियस प्राइसेस पर पीरियड ऑफ टाइम, ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। जितनी भी टर्मिनोलॉजी हमने यूज़ की है उसको डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमने जो हाईलाइट की है या ब्लू कलर में हमने लिख लिया है, बेसिकली डिमांड के लिए दो शराइत है इकनॉमिक्स में, यानी विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय। जब एक कंज्यूमर के पास, एक बंदे के पास ये दोनों चीज़ें फुलफिल हो तब डिमांड कंप्लीट होगा या हम उसको डिमांड कहेंगे। यानी एक बंदा है वो विलिंग है, ही इज़ विलिंग टू बाय समथिंग एंड ही इज़ आल्सो हैविंग द एबिलिटी टू पे फॉर दैट प्रोडक्ट। आप एक चीज़ ख़रीदना चाहते हैं, आप विलिंग हैं, आपने 100% डिसाइड कर लिया है, आप राज़ी है कि मैंने ये चीज़ ख़रीदनी है और आपके जेब में उसके लिए पैसे भी मौजूद हैं। यू आर आल्सो हैविंग द एबिलिटी टू पे फॉर दैट प्रोडक्ट। आपके जेब आपको बैक कर रहा है और आपने राज़ी कर लिया है अपने आप को कि मैंने ये चीज़ ख़रीदनी है, तब वो डिमांड कंप्लीट हो गई। या अगर एक चीज़ है दूसरी नहीं है तो डिमांड नहीं होगा। यानी फ़र्ज़ करें हम मोस्टली लोग विलिंग होते हैं, उनकी चाहत होती है, उनकी विशेस होती हैं कि ये चीज़ भी होनी चाहिए, ये चीज़ भी होनी चाहिए, गाड़ी पास होनी चाहिए, घर होना चाहिए। उसकी विलिंगनेस होती है लेकिन उसकी एबिलिटी टू बाय नहीं होती, तो उसको हम डिमांड नहीं कह सकते। वो विशेस हो सकती है, वो आपकी नेसेसिटी हो सकती है, बेसिक नेसेसिटी भी हो सकती है, रिक्वायरमेंट हो सकती है, लेकिन डिमांड नहीं हो सकती। डिमांड तब होगी जब उसके लिए आपके पास पैसे हों, या अगर आपके पास पैसे मौजूद हैं लेकिन आप विलिंग नहीं है। कुछ लोग इस तरह अमीर लोग आप लोगों ने देखे हों, या कुछ लोग जिसके पास बहुत पैसे होते हैं लेकिन वो किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए एग्री नहीं है। जब आपके जेब में पैसे हों लेकिन आपने डिसाइड नहीं कि मैंने चीज़ ख़रीदनी है या आप एग्री नहीं है किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए, तब भी वो डिमांड नहीं होगा। डिमांड के लिए दो शराइत होनी चाहिए, यानी विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। ये दो चीज़ें होंगी तब डिमांड कंप्लीट होगा और प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, आप कुछ दीगर कैटेगरीज या कुछ जो टर्मिनोलॉजीज़ हमने कुछ डिस्कस की हैं। डिमांड रिफर्स टू द क्वांटिटी, क्वांटिटी मकदार को कहते हैं। अब मुख्तलिफ गुड्स, मुख्तलिफ सर्विसेज की मुख्तलिफ मकदार हो सकती हैं। अगर मैं टीचिंग का फॉर एग्ज़ाम्पल दे दूँ, सर्विस हैं, आवर हो सकती है, क्रेडिट आवर हो सकती हैं,
यहाँ ये मार्कर मेरे हाथ में है तो ये नंबर में होगा, ये जो कपड़े हैं ये मीटर में होगा। तो हर चीज़ मुख्तलिफ क्वांटिटी में, उसकी मुख्तलिफ यूनिट से उसमें काउंट होती है। तो क्वांटिटी मकदार को कहते हैं, नंबर्स, क्वांटिटी। अब प्रोडक्ट जी, एक प्रोडक्ट है, ये मार्कर है, हम उस पर लिख रहे हैं, ये कैमरा है हमारे सामने, इससे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो एक प्रोडक्ट है जो कि एक ह्यूमन की जो कुछ सेटिस्फेक्शन है उसको फुलफ़िल करती है। तो प्रोडक्ट हो सकता है, यहाँ पर गुड हो सकती है, यहाँ पर सर्विसेज हो सकती है। डेट परचेजर, डेट कंज्यूमर, जो चीज़ ख़रीदने वाला है, और विलिंगनेस एबिलिटी को हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया है। वेरियस प्राइसेस, वेरियस प्राइसेस का यहाँ पर मतलब है, हम सिंपल मतलब यहाँ पे सिंपली इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, यानी मुख्तलिफ प्राइसेस पे कंज्यूमर की मुख्तलिफ डिमांड हो सकती है। हो सकता है कंज्यूमर जब प्राइसेस ज़्यादा हो तो कम ख़रीदे, हो सकता है प्राइसेस कम हो तो कंज्यूमर ज़्यादा ख़रीदे। तो वेरियस प्राइसेस का मतलब यहाँ पे कि मुख्तलिफ प्राइसेस पे कंज्यूमर की मुख्तलिफ डिमांड हो सकती है। पर पीरियड ऑफ टाइम, डिमांड मस्ट बी टाइम स्पेसिफिक। हमेशा जब कब आप डिमांड टाइम स्पेसिफिक करते हैं तब उसकी समझ आना शुरू हो जाती है। यानी अगर आप किसी चीज़ की डिमांड, किस मार्कर की डिमांड, इस यूनिवर्सिटी में इस मार्कर की डिमांड है 2000, अब आपने कोई टाइम स्पेसिफिकेशन नहीं बताया तो ये 2000 की समझ नहीं आती। नंबर तो है एक 2000, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ये 2000 पर वीक इसकी डिमांड है। अगर आप पर वीक बता देते हैं, कुछ टाइम स्पेसिफिक कर देते तो फिर आपको समझने में आसानी हो जाती कि ठीक है एक मुनासिब डिमांड है। अगर आपको ये बताया जाता है कि पर डे इतनी डिमांड है तो आप समझेंगे कि बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो डिमांड मस्ट बी टाइम स्पेसिफिक। ये डेली बेसिस पे हो सकती है, पर आवर हो सकती है, वीकली हो सकती है, ईयरली हो सकती है, बाई एनुअली हो सकती है, क्वार्टरली हो सकती है, ठीक है। लेकिन डिमांड के समझने के लिए कि डिमांड ज़्यादा है या कम है तो उसके लिए कुछ टाइम स्पेसिफिकेशन होगी, तब उसकी समझ आएगी। अब ऑल अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये भी जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं ये पॉइंट भी उनके लिए है। जब डिमांड हम एक्सप्लेन करते हैं तो डिमांड के कुछ फैक्टर्स हैं जो उसको इफ़ेक्ट करते हैं। हम बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट करते हैं और सिर्फ एक जो प्राइस है उसके रेफरेंस से हम डिमांड को एक्सप्लेन करते हैं। सिर्फ प्राइस का इम्पैक्ट डिमांड पे हम चेक करते हैं, बाकी जो फैक्टर्स है उसको हम कांस्टेंट लेते हैं। तो ये आगे हम डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे कि इस टर्मिनोलॉजी या इस कंसेप्ट का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये डिमांड की बेसिक डेफिनेशन हो गई है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर है वो लॉ ऑफ डिमांड से रिलेटेड है। तो अगर आप लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड के हवाले से कुछ डिटेल्स आपको लोगों को चाहिए तो फिर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चले जाएं। उम्मीद है आप लोगों को फ़ायदा होगा। जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी।